नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी के साथ बिहार टेक्स्ट बुक को भी आधार बनाएं। चाहे ये न्यूज देख लीजिए, चाहे दूसरी न्यूज भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बिहार जो टेक्स्ट बुक है उसको भी आधार बनाएं। सब में यही चीजें क्लियर तरीके से बताई जा रही हैं कि बिहार की जो एससीईआरटी की बुक्स हैं उनको आप पढ़िए, पूरा पेपर वहीं से बनेगा। तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान विषय कक्षा 6 जो है उसको। और इसमें हम एनसीईआरटी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बिहार स्टेट बुक है। इस चीज को यहाँ पर क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है। एक चीज मैं ये भी बता दूं कि क्या ये जूनियर के लिए है या प्राथमिक के लिए है, तो ये प्राथमिक के लिए है। केंद्रीय विद्यालय में आपने देखा था कि जो 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, लगभग 6-7 से ही ज्यादा आया था। तो कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर था, परंतु आया था एनसीईआरटी 6-7, वो एनसीईआरटी से आया था। परंतु एससीईआरटी में वैसे तो आपको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ना चाहिए, परंतु 6th और 7th को अच्छे से पढ़िएगा। यहां से आने के चांसेस 1 to 5 के लिए ज्यादा हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर चैप्टर हैं। तो यहाँ पर पाठों की सूची की बात करें तो भोजन कहाँ से आता है, यहाँ से स्टार्ट है। भोजन में क्या क्या आता है? तंतु से वस्त्र तक, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, पृथक्करण, परिवर्तन पदार्थ में, पेड़ पौधों की दुनिया, फूलों से जान पहचान, जंतुओं में गति, सजीव निर्जीव, सजीवों में अनुकूलन, दूरी, मापन, गति, प्रकाश, बल्ब, चुंबक, जल, वायु, ठोस, कचरा और वैज्ञानिक, और आखिरी में मानव कंकाल तंत्र का चार्ट। अब यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 20 चैप्टर हैं लगभग। तो हम ये करते हैं कि आधे आधे चैप्टर देखते हैं। अगर ज्यादा वीडियो नहीं बड़ा हो रहा होगा तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आगे कंटिन्यू कर देंगे। पर अगर वीडियो लेंथ ठीक ठाक हो गई होगी तो हम कोशिश करेंगे कि आधे चैप्टर आज देख लेंगे, आधे चैप्टर कल देख लेंगे, ताकि ज्यादा बोझ आपके ऊपर ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं, भोजन कहाँ से आता है, पहला हमारा चैप्टर। और क्लियर तरीके से देख लीजिए, लिखा है BST BPC करके, यानी कि बिहार स्टेट, बिहार स्टेट, टी से टेक्स्ट, बी से बुक, पी से पब्लिशिंग और सी से कॉरपोरेशन। तो ये बिहार की एससीईआरटी की ही बुक है, एनसीईआरटी नहीं है। ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ही फोकस करना है। जैसे कि कोई भी व्यंजन कौन सी कच्ची सामग्री से बना होता है, ये तो आपको पता ही। जैसे दाल है, कच्ची दाल जल, नमक, तेल, घी, जल्दी, हल्दी, मसाले सब मिला करके बनती है, तो बेसिक है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों की बात करें तो दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि ये सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे नमक, ये खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं, जैसे कि सरसों का बीज, इससे हमें तेल प्राप्त होता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं इसका यूज जो है वो साग बनाने के लिए किया जाता है। तो डबल डबल यूज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले चैप्टर में ये है कि भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग क्या हैं। जैसे साग में पूछा जाएगा तो पौधे का नाम चना का साग होता है, सरसों का साग होता है, पालक का साग होता है, बथुआ। तो इसका जो भाग होता है वो तना और पत्तियां खाई जाती हैं। तो आप देखते भी हैं, पालक की है तो पालक की पत्तियां खाई जाती हैं, तो पत्तियां और तना ये दोनों चीजें खाई जाती हैं। सलाद के रूप में खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, इसका फल और जड़ दोनों खाई जाती हैं। जैसे कि मूली में आप देखते हैं तो आप जड़ खाते हैं मूली और गाजर में। और अगर खीरा टमाटर की बात करें तो फल निकलता है, तो उसमें फल खाते हैं। तेल की बात करते हैं तो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि, इनके बीज से तेल निकाला जाता है। तो इनके पौधे का भाग क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा। आगे जो मधुमक्खियां होती हैं उसको कैसे वो शहद प्राप्त करती हैं, कैसे शहद बनाती हैं, उसको लेकर के लिखा है कि मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसको अपने छत्ते में जमा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध रहता है। मधुमक्खियां जो मकरंद होता है उसको अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचा करके शहद के रूप में कन्वर्ट कर लेती हैं। ये शहद फफूंद, बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है। मधुमक्खियां इसी शहद का भंडारण कर लेती हैं। तो फूलों से क्या इकट्ठा करती है? मकरंद या मीठा रस। इतना बस पता होना चाहिए। आगे जंतु और उनके भोजन के बारे में दिया है। जैसे गाय आपका घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती ये सब खाती है। बिल्ली जो है छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा ये सब खाती है। ये तो आप आसानी से जो है वो बता सकते हैं कि छिपकली है तो छोटे कीड़े मकोड़े खाती है, तो ये सारी चीजें। शाकाहारी की बात करते हैं तो भोजन के रूप में जो केवल पेड़ पौधे और उसके उत्पाद जो है उनको भोजन के रूप में लेते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। और जो जंतु दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी वो होते हैं जो
भोजन पौधे और जंतु दोनों ही खाते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ पिक्चर भी दी गई हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की घटना के बारे में बताया गया है कि पौधे अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। पौधों की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और पौधों की पत्तियां और अन्य जो भाग होते हैं उसमें भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बाकी यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे अंकुरित बीज जो है उसको जर्मिनेटेड सीड, शाकाहारी को हार्बीवोरस, मांसाहारी को कार्निवोरस, सर्वाहारी को ओमनिवोरस। बाद में हमने क्या सीखा उसको बहुत ही 2-3 लाइनों में दिया गया है, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, वो तो आपको पता है। बाकी यहाँ देखेंगे कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं, जैसे हमें जो शक्कर होती है वो किससे प्राप्त होती है? गन्ने से प्राप्त होती है। बंदर कैसा जंतु है? तो बंदर शाकाहारी जंतु है। भोजन से हमें क्या मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है। मनुष्य और तिलचट्टा कैसा है? तो सर्वाहारी है। अब बढ़ते हैं अध्याय नंबर 2, भोजन में क्या क्या आता है। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें कोई ना कोई वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक अव्यय होते हैं, इनको हम पोषक तत्व के नाम से जो है वो जानते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अलावा हमारे भोजन में रेशा भी होते हैं और जल भी होता है, जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता को कंप्लीट करता है। बाकी 3 ऐसे तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इनकी जांच है अन्य अगर पोषक तत्वों के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसकी जांच करना सरल होता है। कार्बोहाइड्रेट को हमारे भोजन में एक रूप मंड या स्टार्च है, भोजन का एक रूप के रूप में कार्बोहाइड्रेट क्या है? मंड या स्टार्च है। मंड की उपस्थिति की जांच करके हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। कैसे जांच करेंगे? तो इसके लिए आपको टिक्चर, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जो है वो चाहिए होगा। कुछ परख नलियां, ड्रॉपर की भी जरूरत होगी। ये जो आयोडीन है आपका, इसमें आप क्या करेंगे? इसके तनु विलयन में तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में थोड़ी मात्रा में आप लगभग 8 से 10 बूंद उसमें क्या मिला देंगे? टिंचर आयोडीन। यही 3 चीजें थी, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो यही इसमें मिला देंगे। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है, और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से अभिष्ट कास्टिक सोडा बन जाता है। ये दोनों पॉइंट जरूर से जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। ऊपर वाली चीज तो सब सरल थी, ये याद करने वाली है। बाकी जो मंड की जांच होती है, इसमें 2 कलर आपको देखने को मिलते हैं, या तो ये नीले रंग का होगा या काला रंग का। तो जब आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंदे डालते हैं इसमें, तो ये परीक्षण में नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। केवल इतना आपको जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की कैसे जांच होती है। जैसे अभी हमने सबसे पहले देखा कार्बोहाइड्रेट या मंड की जांच, उसके बाद प्रोटीन की जांच के लिए परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल या और उसके साथ साथ 10 बूंद कास्टिक सोडा आप मिलाते हैं, और उसके बाद अगर बैंगनी रंग आपको देखने को मिलता है तो ये प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बस इतना। ज्यादातर कलर के पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा की जांच की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कागज पर तेल के धब्बे जो दिखाई देते हैं वो वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा तीनों को। सबसे पहले नीला या काला रंग मंड की जांच के लिए या कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए, प्रोटीन की जांच के लिए बैंगनी रंग, और वसा की जांच के लिए आपका तेल के धब्बे। बाकी यहाँ पर प्रोटीन के जंतु स्रोत दिए गए हैं, जिसमें दूध, मांस, इन सब से, पनीर से, मछली से, इन सब से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के पादप स्रोत भी, जैसे सोयाबीन, राजमा, चना, मटर भी दिए गए हैं। प्रोटीन की आवश्यकता होती क्यों है? शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए। विटामिन क्या करता है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसके अलावा हमारी आंखें, हड्डियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन जो है वो हेल्प करता है। विटामिन के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सब विटामिन होते हैं। विटामिन का जो समूह होता है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब कुछ विटामिन है, जैसे विटामिन ए हमारी जो त्वचा होती है और आंखें होती हैं, जो कि इस विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है ना, तो आंखों को स्वस्थ करता है। विटामिन सी जो होता है वो रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन डी जो होता है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम के यूज करने में, कहते हैं ना विटामिन डी लेनी तो धूप की रोशनी में जाओ, तो ये विटामिन डी का यूज हो गया। यहाँ चित्र के जरिए भी विटामिन ए दूध, मछली, तेल, आम, गाजर, पपीता, विटामिन बी गेहूं, चावल, यकृत, विटामिन सी आंवला, टमाटर, संतरा, मिर्ची, नींबू, अमरूद, विटामिन डी
दूध, मक्खन, मछली, कलेजा, अंडा, ये सभी दर्शाए गए हैं। उसके बाद बात की गई है लौह तत्व की। लौह तत्व हमारे जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे पालक, मेथी, केला, इन सब में बेसिकली पाया जाता है। केला हरी सब्जी नहीं है फिर भी उसमें पाया जाता है, पर लौह तत्व विशेषकर हरी सब्जियों में पाया जाता है। दूध, कैल्शियम आपको देखने को मिलता है, और फास्फोरस और कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि में मिलते हैं। नमक से सोडियम और पोटेशियम जो है उसमें मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं रूक्षांश की। ये क्या होते हैं? रूक्षांश का बेसिकली काम होता है हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में ये हेल्प करते हैं। तो ये हमारे शरीर में कोई पोषक नहीं प्रदान करते हैं, केवल केवल बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जैसे कि अन्न का चोकर है, सब्जी का रेशा है, सलाद वगैरह हो गया, अंकुरित सलाद, इस तरीके से सभी में पाए जाते हैं। जल का काम क्या होता है? जो भी पोषक तत्व होते हैं उसको अवशोषित कराने में हमारे शरीर की हेल्प करते हैं, जो भी आपके शरीर में जल होता है। और संतुलित आहार की बात करते हैं तो हमारे शरीर आहार में पर्याप्त मात्रा में रूक्षांश और जल होना चाहिए। रूक्षांश मैंने बताया कि सलाद जैसे एक हो गया तो वो हेल्प करता है, साथ ही साथ जल भी होना चाहिए, तब जाकर के संतुलित आहार के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि भोजन में सारी चीजें होने से ज्यादा जरूरी ये भी है कि भोजन पकाते समय जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो छिलका उतार कर अगर सब्जी और फलों को धोया जाएगा तो कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो सब्जियों और फलों के छिलकों में जो विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, तो इसलिए चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। फिर बात की गई है कुपोषण की। जितने भी भोजन में तत्व होते हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये अगर नहीं मिले शरीर को तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? कुपोषण, जिसको यहाँ पर दिखाया भी गया है, सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। और संतुलित भोजन जब नहीं मिलता है, इसको हम, जो रोग है उसका नाम है मेरेस्मस। इसमें बेसिकली शरीर जो होता है वो एकदम सूख जाता है, ये होता है मेरेस्मस, इसका नाम याद रखिएगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है तब मेरेस्मस नामक रोग आपको देखने को मिलता है। परंतु केवल अगर प्रोटीन कम हो शरीर में तो उस कंडीशन में आपका बच्चे में वृद्धि रुक जाती है, पेट फूला हुआ दिखाई देने लगता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर नामक रोग होता है। तो ये भी रोग का आपको नाम ध्यान रखना है, नीचे भी लिखा हुआ है। इसमें शरीर क्या होता है? बच्चे का फूल जाता है, हाथ पैर फूला हुआ यहाँ दिखाया गया है। तो ये भी आपका कुपोषण का ही एक प्रकार है रोग का। फिर आगे विटामिन ए की बात की गई है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ये चीज। और अगर अधिकता हो जाए विटामिन ए की तो बच्चा अंधा भी हो सकता है, वो भी बताया गया है। बाकी विटामिन ए गाजर, पके टमाटर, पके पपीते, इन सब में पाया जाता है। गूदेदार जो फल होते हैं पीले रंग के जैसे पपीता, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। बाकी आगे लिस्ट पूरी दी भी गई है कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई न देना। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आते। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम जो होता है वो अस्थि और दंत क्षय जो है कैल्शियम की कमी से होता है, और कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, गले की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। और लोहे की कमी से अल्प रक्तता होती है, एनीमिया जिसे कहते हैं, खून की कमी जिसे कहते हैं, वही यहाँ पर रक्त की कमी लिखा हुआ है। फिर इसमें ये बताया गया है कि जब भोजन खराब होने लगता है रखे रखे कई समय, तो उसमें जो क्रिया देखने को मिलती है वो किस कारण होती है? तो किड़वन के कारण होती है। जैसे जलेबी, भटूरा, मालपुआ, ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो उसके कारण जो किड़वन होती है वो तीव्र हो जाती है, इसलिए गर्मी में दिनों में जो पका हुआ भोजन होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। फ्रिज और अन्य जो व्यवस्था होती है इससे कुछ समय तक आप इसे बचा सकते हैं। और दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? तो अतिसार, जिसको डायरिया भी कहते हैं, ये बीमारी होती है। बाकी ये चैप्टर समाप्त हुआ, इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं लास्ट में कि कार्बोहाइड्रेट वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देता है, प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए जरूरी है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में हेल्प करता है, संतुलित आहार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो मिल जाते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक से या एक से अधिक पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है तो जैसे वो कुपोषण की समस्या आपको देखने को मिली थी वो सब हो जाता है। अब यहाँ पर एक अच्छे क्वेश्चन भी है, आलू में क्या उपस्थित होता है? तो आलू में मंड होता है, प्रोटीन होता है, वसा, खनिज लवण। आलू में आपका मंड उपस्थित होता है। घेंगा रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। रूक्षांश के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? तो जल होता है रूक्षांश के मुख्य स्रोत।
भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिक्सर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ कौन से रंग में बदल जाता है? तो मैंने बताया था नीला या काला रंग, यही दर्शाता है मंड परीक्षण को। अगला, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, तो ये सभी होते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों वाला आपका हो जाएगा। फिर मिलान करना है विटामिन ए से, आपको पता है स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से स्कर्वी। विटामिन बी से आपका बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से आपका घेंगा रोग होता है, विटामिन डी से आपका, नहीं घेंगा यहाँ नहीं, ये तो आयोडीन से होगा, आयोडीन वाला जो है ये घेंगा रोग हो जाएगा, और स्कर्वी विटामिन सी वाले से हो जाएगा। गड़बड़ टिक कर दिया, दोबारा से करते हैं। विटामिन ए जो है इससे रतौंधी रोग होता है ना, तो दृष्टिहीनता, मैंने स्कर्वी कहाँ से लगा दिया, ठीक है। तो विटामिन ए से दृष्टिहीनता हो जाएगा, बी से बेरी बेरी आपका हो जाएगा। उसके बाद विटामिन सी जो होता है इससे आपका स्कर्वी हो जाएगा, और विटामिन डी से आपका रिकेट्स नामक वो रोग होता है, और आयोडीन से आपका घेंगा रोग। हाँ सही है। बाकी यहाँ पर और कुछ ऐसा खास नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर, तंतु से वस्त्र तक। अच्छा, आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी लगभग लगभग इसी प्रकार से चैप्टर हैं। एनसीईआरटी में लगभग यही सारी चीजें आपको देखने को मिली, थोड़ा बहुत बदला जरूर होगा, बाकी चैप्टर तो ऐसे ही थे। तो चैप्टर अगला है तंतु से वस्त्र तक। नीचे साइड इसमें दिए गए हैं कौन कौन से टाइप होते हैं, सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट वगैरह। बाकी कोई भी कपड़ा जो होता है, छोटे छोटे नलकी हो, जो आप कहेंगे धागा होता है उससे बना होता है ना, तो जो धागे की पतली लड़ी होती है, पतली लड़ियों से जो मिलकर बना होता है, इसको हम कहते हैं तंतु। और कुछ वस्त्र होते हैं जैसे सूती, रेशमी, जूट, ऊनी, इनके तंतु पौधों और जंतुओं से मिलते हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं प्राकृतिक तंतु। और जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे मानव निर्मित तंतु कहते हैं, जिसमें आपके क्या आते हैं, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है। प्राकृतिक तंतु वो हैं, और लिखा भी हुआ है किससे किससे प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु, जैसे सूत कपास से, रेशमी सूत रेशम के कीटों से, ऊन जो है वो भेड़ से, ऊंट बकरी आदि से भी ऊन मिलती है। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, कहानी कोई नहीं पूछेगा आपसे पेपर में। तो प्राकृतिक तंतु में क्या क्या आता है और मानव निर्मित में क्या क्या आता है, दोनों चीजें अलग अलग लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम आगे भी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते रहें। उसके बाद बात की गई है रुई के बारे में। रुई किस में आता है, पादप तंतु में आता है। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कुछ पादप तंतु होते हैं और कुछ आपके जंतु तंतु भी होते हैं, पर ये पाए बेसिकली किस में जाते हैं, प्राकृतिक तंतु में ही पाए जाते हैं। तो पादप तंतुओं में रुई होती है। रुई मिलती कहाँ से है, तो रुई हमें प्राप्त होती है साधारणतः कपास के पौधों जो उगाए जाते हैं, जहाँ की मिट्टी जो होती है वो काली होती है। ये विशेषताओं को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कपास के पौधे जहाँ उगाए जाते हैं वहाँ की मिट्टी काली होती है और जलवायु गर्म होती है। और कपास की खेती की जाती है। कपास के पौधे के किस भाग से रुई बनती है, इसके बारे में आगे बताया गया है कि कपास के जो फूल होते हैं वो काफी विकसित हो जाने पर उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगते हैं, और इसको हम कहते हैं कपास गोलक। और साधारणतः जो पौधों से कपास को हाथ से ही चुना जाता है, इसके बाद बड़े बड़े मशीन की सहायता से कपास को बिनौले से अलग कर लिया जाता है, इसको कहते हैं कपास का ओटना। और इस प्रकार से ही कपास का पौधा साइड में दिया भी गया है। तो सीधे सीधे एक लाइन में कि रुई जो है वो कपास से आपको मिलती है, ये कुछ इसके प्रोसीजर है। उसके बाद बात करते हैं जूट की। पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है, और मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। बिहार का पेपर देंगे तो बिहार तो भैया जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ पर जूट या पटसन जो है इसकी खेती विशेष रूप से यहाँ पर होती है। बिहार के अंतर्गत भी लिखा है कि कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल और दरभंगा जिलों में जूट सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। जरूर याद रखिएगा। जब पौधों में फूल आने लगता है तो उसे काट लेते हैं, कुछ दिनों तक इसके तने को पानी में डुबो कर रखा जाता है, और ताकि रेशों को अधिक अच्छी तरीके से अलग किया जा सके, फिर इसको पानी में पटक पटक कर धुलाई कर लेते हैं। वो इसका प्रोसीजर बताया गया है। बाद में इन्हीं तंतुओं को धागों में बना लिया जाता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपका जूट या पटसन को तैयार किया जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं सूती धागे की कताई को लेकर बताया गया है। इसकी कताई चरखे से होती है। रेशों से धागा जो बनाया जाता है ना उसको ही कहते हैं कताई, और जो यूज किया जाता है उसको यूज किया जाता है चरखा, और जो कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी गया है।
टकला भी है और ये चरखा भी है, दोनों चीजें दिखाई गई हैं। अब तो मशीनों से होने लगा है। धागे से वस्त्र की बात करते हैं तो बुनाई और बंधाई दो प्रमुख विधियां होती हैं। बुनाई यहाँ पर चटाई जैसे बुनाई की जाती है ना, वो हो जाएगा, और चटाई बनाने का प्रोसीजर यहाँ दिखाया गया है। बुनाई की किस पे जाती है तो करघों पर की जाती है, पता आपको ये होना चाहिए। हथकरघा देख रहे हैं आप साइड में मशीन, इन पर की जाती है। बिजली से भी, मशीन से भी होती है, पर हाथ से चलने वाला जो होता है वो करघा होता है। बंधाई में क्या होता है, बंधाई में आपका स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, तो उसमें यूज किया जाता है। दोनों का यूज लिखा है कि अलग अलग प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में होता है यूज। और इस चैप्टर में बस इतना ही है। बाकी यहाँ पर क्या सीखा है वो लिखा है कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र धागों से बनता है जिन्हें तंतु से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या तो मानव निर्मित होते हैं। रेशम, ऊन और जूट ये प्राकृतिक तंतु हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि एग्जाम्पल से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है कौन से नहीं है। तो रेशम, ऊन या जूट प्राकृतिक तंतु हैं। नायलॉन और पॉलिएस्टर मानव निर्मित तंतु हैं। रुई और जूट पादप जो होते हैं उनसे, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट और तंतुओं से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। धागा की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये भी यहाँ क्लियर किया गया है। आगे आपको सही विकल्प भी दिए गए हैं कि ऐसे वस्त्र जो तंतु, ऐसे वस्त्र के तंतु जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यही पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव निर्मित तंतु कौन सा है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है। दो ही ऑप्शन दिए गए क्या, दो ही ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर आपका दोनों ही है, मानव निर्मित तंतु पॉलिएस्टर भी होता है, नायलॉन भी होता है और एक्रिलिक भी होता है। तीसरा ऑप्शन भी याद कर लीजिए, एक्रिलिक भी होता है। अगला है बिहार के इन कौन से जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। यही मैंने कहा ना, बिहार का पेपर देंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कटिहार भी वहां पे था, मधेपुरा भी था, सहरसा भी था। आंसर उपर्युक्त सभी आपका हो जाएगा। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको हम कताई कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर कताई जो है वो सही हो जाएगा। धागे से वस्त्र बनाने की विधियां क्या होती हैं, तो बुनाई और बंधाई यही होता है, इसी से ही आप बनाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर यानी तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। विभिन्न प्रकार के पदार्थ। इसमें क्या बताया गया है कि जो वस्तुएं होती हैं वो किन किन पदार्थों से मिलकर के बनी होती हैं। और धातु क्या होता है, जिनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, धातु कहलाती हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, ये सब धातुओं के एग्जाम्पल हैं। कुछ धातु ऐसी भी होती हैं जो बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, ऐसा उन पर वायु और नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। जंग वगैरह लग जाती है ना, वही चीज बताई गई है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उसको हम कहते हैं घुलनशील या फिर कहते हैं विलय। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं अविलय या फिर अघुलनशील। कई ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको घोलने की क्षमता होती है, जल की इस स्थिति को में घोलक या विलायक कहते हैं। उसके बाद बात की गई है कि पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की जो अधिकतम कितनी मैक्सिमम मात्रा घुल सकती है। जैसे आप गिलास में पानी ले लीजिए, चीनी उसमें घुलना शुरू शुरू कीजिए तो एक टाइम तक ही वो तो घुलेगी। तो इसे पदार्थ की घुलनशीलता या विलेयता कहते हैं। इन घोलों को संतृप्त घोल का नाम जो है वो दिया जाता है। गर्म करने पर किसी घोल या विलयन में जो घुला हुआ पदार्थ होती है उसकी घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। मान लीजिए आप एक पानी लीजिए, उसमें शक्कर घोलना शुरू कीजिए, एक टाइम तक घुलेगी फिर नहीं घुलेगी, तो आप पानी को गर्म कर दीजिए, उसके बाद आप घोलेंगे तो वो और ज्यादा शक्कर घुल जाएगी। वही चीज यहाँ पर बात की गई है। परंतु कुछ गैसें भी होती हैं जो जल में घुलनशील हैं, परंतु गर्म करने पर गैस की जो घुलनशीलता होती है वो घट जाती है। दोनों को अपोजिट है कि उस पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ जाती है परंतु जो गैस होती है उसकी घुलनशीलता घट जाती है। उसके बाद बात की गई है अपारदर्शी, जिनके आर पार ना देखा जा सके। कुछ वस्तुएं होती हैं पदार्थ में से देखने पर अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती हैं, ऐसे पदार्थ पारभासी कहलाते हैं। और पारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सके। उत्पा उत्प्लावकता की बात की गई है यहाँ पर। कोई भी चीज पानी में डूबती है, कोई चीज ऊपर तैरती रहती है, यही उसके उत्प्लावन बल पर डिपेंड करता है। तो वही उत्प्लावकता को एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर समझाया गया है। बाकी लास्ट में क्या हमने सीखा, तो सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। पदार्थों का जो समूहन होता है उनके गुणों में समानता या विभिन्नताओं के आधार पर होता है। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं जबकि कुछ कोमल होते हैं। कुछ में चमक होती है, कुछ में नहीं होती है। कुछ पदार्थ द्रव में घुलनशील होते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं, कुछ तैरते रहते हैं। इतनी चीजें ही इस
पूरे चैप्टर में थी। अब जैसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जल में चीनी क्या होती है, विलय होती है, क्योंकि वो घुल जाती है। डैश पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार कर पाता है, तो पारभासी कहते हैं, जहां पर आपको क्लियर ना तो दिखाई दे, यानी कि आधी आधी स्थिति होती है, तो धुंधला दिखाई दे, वो पारभासी कहलाता है। फिर कुछ गैसें जल में कैसी होती हैं, विलय होती हैं कुछ, और कुछ पदार्थ ठंडे पानी में देर से और गर्म पानी में जल्दी से घुलते हैं, ये इसका हो जाएगा आंसर। बाकी फिल इन द ब्लैंक मतलब सही मिलान दिया गया है। तो जैसे विलय है, तो विलय आपका हो जाएगा नमक और चीनी, क्योंकि ये घुल जाता है। इसके बाद अविलय है, तो धातुएं अविलय होती हैं। नहीं, यहाँ पर अविलय के रूप में ऑक्सीजन आप देखेंगे, और ऑप्शन में लोहा भी तो दे रखा है, तो हम लोहे के साथ जाए ना। विलय का तो देखिए नमक चीनी से हो जाएगा, ये तो सही है। अविलय जो है वो लोहा और रेत पानी में नहीं घुलता है, तो ये वाला हो जाएगा। घोलक या विलायक की बात करते हैं, तो ये जल से हो जाएगा, ठीक है। चमक वाले जो पदार्थ होते हैं, ये अगर देखेंगे तो प्रायः धातुएं होती हैं, ये इससे मैच हो जाएगा। अब ठीक है, जल में विलीन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। एक्चुअल में इसमें आंसर कहीं दिए नहीं है, तो इसीलिए हमको थोड़ा बहुत देखना पड़ रहा है कि कौन सा किससे मैच होगा। बाकी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, पारदर्शी अपारदर्शी वो तो कर ही लेंगे। हाँ, सही विकल्प पहला, इनमें से कोमल पदार्थ कौन सा है, रबड़ है कोमल पदार्थ। इसमें से किस पदार्थ में चमक होती है, किस में होती है, तांबे में चमक होती है, धातुओं में होती है ना। कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, कैरोसिन या तेल हो सकता है। कैरोसिन या तेल नहीं, कैरोसिन का तेल, जो जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका संतृप्त घोल। वैसे पदार्थ जिनसे होकर जो वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं, वो अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती हैं, उसे हम पारभासी कहते हैं। अभी ऊपर आया भी था। बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं। पृथक्करण ही हमारा चैप्टर है लग रहा है अगला, देखें। हाँ, अगला 5वां चैप्टर है पृथक्करण। तो पृथक्करण में क्या है, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, थाली में लेकर के कंकड़ या उसमें मौजूद चीजों को अलग करते हैं। इस घटना को किस नाम से जानते हैं, चुनना कहते हैं, चावल कंकड़ इस तरीके से। बाकी विधियों की बात की गई है, जैसे कि थ्रेसिंग जो होता है, धान या गेहूं की तैयार फसल कटाई के बाद बोझे के रूप में खलिहानों में सूखते हुए आपने देखा होगा। तो इन सूखी फसलों की डंठलों से अनाज को अलग करने के लिए मशीनों का यूज किया जाता है, थ्रेसिंग का यूज किया जाता है। वही यहाँ पर चित्र के जरिए दिखाया भी गया है। ये तो देखा होगा आपने, ये इसमें लगाते हैं, इधर से आवाज बहुत आती है और सुर से निकलता रहता है। बाकी मशीनों के अलावा बैलों से भी होता है ये काम, और इसके अलावा अनाज की पिटाई के जरिए भी ये काम होता है। तीनों तरीके यहाँ पर बताए गए। उसके बाद अगला, ओसाई क्या होता है। ओसाई बेसिकली होता है जब भारी पदार्थ के साथ हल्के पदार्थ मिले होते हैं, तो ऐसे ऊंचाई से गिराया जाता है, हल्के पदार्थ ऐसे हवा के साथ उड़ जाते हैं और भारी पदार्थ नीचे गिर जाते हैं। सेम चीज आप सूप पछोरते हैं, उसमें भी देखने को ये मिलता है। ओसाई इसी को कहते हैं। चालना या चुनना हाथ से, ये तो आपने ऊपर ही भी देखा कि जो जैसे कंकड़ पत्थर बीन रहे बैठ के, चालना का भी काम आप करते हैं, जैसे आटा चाला जाता है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। बालू से नमक अलग करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि रेत और नमक को पानी में डालेंगे तो क्या दोनों घुल जाएंगे, कोई एक घुलेगा, तो जो घुल जाएगा वो उसी में घुल जाएगा, बाकी चीजें हम अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से रेत और नमक को अलग कर सकते हैं, मतलब एक चीज घुलनशील होती है और एक अघुलनशील होती है। अगला है थिराना। थिराना क्या होता है, यहाँ पर पानी में जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भारी होते हैं कण, उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो पानी में नीचे तली में बैठ जाते हैं। सेम वही कंडीशन यूज किया जाता है थिराना के लिए, कि गिलास को धीरे धीरे तिरछा करके जल को दूसरे गिलास में आप निकाल लेंगे, नीचे जो चीजें बैठी हैं उसको आप अलग कर लेंगे। तो थिराने के बाद जमा हुए पदार्थ से जल को या अन्य द्रव को अलग करना कहलाता है निथारना। जैसे आप इस चीज को डेली लाइफ में भी तो यूज करते हैं। मान लीजिए कुछ धो रहे हैं आप सब्जी वगैरह, वो थोड़ा सा भारी है पानी की अपेक्षा, वो नीचे बैठ जाती, पानी पानी आप ना देते हैं, तो इस तरीके से वो अलग कर ले, तो निथारना आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर फिल्टर पेपर के यूज के द्वारा भी निथारना की प्रक्रिया को बताया गया है। उसके बाद बात की गई है क्रोमेटोग्राफी की। ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है जैसे आप कोई एक चीज रख देते हैं कहीं पानी में, मान लिया आपने रख दिया, तो पानी धीरे धीरे उसमें चढ़ने लगता है, सोखने का काम करने लगता है। तो वही यहाँ पर एक
एक्सपेरिमेंट के जरिए चौक में समझाया गया है। चौक से क्रोमेटोग्राफी को समझाने के लिए बताया गया है कि आप एक चौक लीजिए और उसमें गोलाई की तरफ, मतलब अगर ये ऐसे चौक है तो एक नीचे साइड गोलाई की तरफ आप स्याही को जो है एक छल्ला टाइप का बना दीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी लीजिए, उस पानी में उस चौक को ऐसे खड़ा करके रख दीजिए और पानी आपको बहुत कम भरना है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो जो नीचे वाला पानी ये ऊपर चढ़ने लगता है। वही चीज यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी को बताया गया है कि चौक, पानी के चौक के ऊपरी छोर तक पहुंचने से पहले चौक को पानी से आप हटा लें। चौक पर नीचे से ऊपर तक कितने और कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। छन्ना कागज से भी क्रोमेटोग्राफी को समझाया गया है यहाँ पर, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी आपको समझ में आ गया होगा, बस वो मेरा यहाँ पर मेन उद्देश्य था। एक लाइन ये भी लिखी गई है यहाँ पर कि क्रोमेटोग्राफी अलग अलग पदार्थों के पहचानने की भी एक उपयोगी विधि के रूप में होती है। पौधों से दवाई अलग करना, ये तो आप जानते हैं, तुलसी है, नीम है, इन सब का यूज किया जाता है काढ़ा बनाने के लिए। तो इस काढ़े की भी क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी करने से काढ़े में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग चिन्ह दिखाई देते हैं कि कितना इतना चढ़ जाता है ना ऊपर की ओर, जैसे चौक में ऊपर पानी स्याही के साथ चढ़ता हुआ दिखाई दिया था। इसी प्रकार फूलों के रंग की जांच करने के लिए भी, किस चीज में मिलावट की जांच करने के लिए भी इसका यूज क्रोमेटोग्राफी का किया जाता है। बाकी क्या सीखा उसमें यहाँ पर विधियां लिखी हुई हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। रस नाप का, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको घुलनशील कहते हैं। वाष्पों को, पदार्थों को अलग अलग करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो ये आपकी सभी हो जाएगी। वाष्पीकरण भी होता है, चुनना भी होता है, छानना भी होता है। जल में घुलनशील और जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो थिराना कहलाती है। अब देखिए, निथारना भी था ऑप्शन में, थिराना भी था। ऐसे आप जब तक पढ़ेंगे नहीं एससीईआरटी तब तक कर नहीं पाएंगे। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव, जो भी आपका द्रव्य पदार्थ होता है, जब उसको अलग करते हैं तब वो कहलाता है निथारना। अंतर समझ में आ रहा है? जब वो नीचे बैठा रहता है भारी कण तब वो कहलाता है थिराना, पर जब उस जल को निकाल लेते हैं तो वो कहलाता है निथारना। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की विधि कौन सी सबसे बेस्ट होगी? तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी पहली ऑप्शन होना चाहिए, चुनना करके लिखा है, यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, वो ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर, पदार्थ में परिवर्तन। लगभग आधे घंटे का वीडियो हुआ है और आधे हमारे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। आधे मतलब कि हमने 10 का टारगेट लेकर चला था तो 10 का आधा 5 हो चुके हैं, छठे चैप्टर पर हम पहुंचे हैं। तो पदार्थों में परिवर्तन की बात यहाँ पर की गई है कि जैसे आप रोटी से आटा मार करके उसकी रोटी बना लेते हैं, रोटी से नहीं मतलब आटा से आप रोटी बना लेते हैं, गूथे हुए आटे की लोई बनाकर इससे रोटी बेल लेते हैं। इसी प्रकार आप कागज जो अखबार होता है उससे नाव बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं समझाने के लिए। इसी प्रकार मुंह से हवा भरकर फुलाया गया गुब्बारा जो है वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है कि इसके आकार में परिवर्तन होता है जब आप उसको फुला देते हैं, और जब हवा उसकी निकल जाती है तो पहले वो फिर से पुनः अपने आकार में आ जाता है। कागज को इसी प्रकार काट कर आप नाव और हवाई जहाज वगैरह बनाते हैं। बेली हुई रोटी और पकी हुई रोटी को भी एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है। इसी प्रकार सभी एग्जाम्पल के बाद एक चार्ट जैसे दिया गया है। तो दूध से दही जमना, पूर्व स्थिति में इसको ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं ला सकते हैं। अगर दूध से दही जम गया तो दही से वापस से दूध नहीं बना सकते हैं। तो किसको किसमें परिवर्तन किया जा सकता है किसमें नहीं, वो टिक केवल इसमें करना है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि अगर कच्ची मिट्टी से आपने ग्लास बना दिया तो वापस से किन चीज़ों को आप बना सकते हैं और किसको नहीं। बाकी यहाँ पर ठोस द्रव गैस स्थिति को भी समझाया गया। बर्फ से जल, जल से भाप, वो तो आप जानते हैं। बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पन और संघनन, ये प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जलवाष्प है उसको ठंडा करेंगे तो जल में परिवर्तित हो जाएगा, जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी। बाकी जो याद रखने वाला है वो ये चीज है कि इन सबको हम भौतिक परिवर्तन में रखते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या? जिसमें कि अगर हम जल को ठंडा कर रहे हैं, बर्फ में बन रहा आपका कन्वर्ट हो जा रही है, तो बर्फ को वापस से अगर गर्म करें तो जल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वापस से पुनः प्राप्त कर सकें। ऐसी स्थितियों को हम भौतिक परिवर्तन में रखते हैं। इसी प्रकार कपूर के एग्जाम्पल को लेकर के भी बताया गया है कि कपूर की जो ठोस अवस्था होती है ये अगर गर्म करते हैं तो सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती है, ये आपका द्रव अवस्था में नहीं बदलती है। इसी प्रकार आपका नौसादर भी होता है कि कपूर के साथ साथ नौसादर में भी सेम यही कंडीशन होती है। तो ये जो घटना होती है इसको हम
ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हालांकि इसमें ऊर्ध्वपातन बताया नहीं गया, केवल यही बताया गया कि कपूर और नौसादार में ये गुण जो है वो पाया जाता है। बाकी मोमबत्ती को भी बताया गया कि मोमबत्ती को एक आप जलाइए, फिर उसके बाद कुछ पिघल जाए, फिर उसकी लंबाई दोबारा नापिए। तो मोम का जलना और पिघलना, क्या इस मोमबत्ती को पहली वाली लंबाई फिर से प्राप्त की जा सकती? नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। तो क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि जब हम वापस से क्रिया को पलट ना सकें, ऐसी कंडीशन सब रासायनिक परिवर्तन में आती है। कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें, फिर इस परिवर्तन को पलट सकते हैं। तो मोम आपका वाष्पीकरण भी हो जाता है ना, तो इस कारण से इसको हम भौतिक परिवर्तन की जगह रासायनिक परिवर्तन में रखते हैं। बाकी यहाँ पर उसी को ही क्या सीखा लिखा हुआ है, ऐसे कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न पहला है कि इनमें से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में कपूर है, नौसादर है। बिना उबले हुए अंडे को द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। तो किसमें बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। पहले ही सही हो जाएगा। उबला हुआ अंडे का जो द्रव होता है वो जब उसको हम गर्म करते हैं तो ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला, इनमें से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो आपका जल ही हो जाएगा, क्योंकि बर्फ में भी होता है और वाष्पीकृत भी होता है। ठीक है, बाकी ऐसा क्वेश्चन इसमें कोई खास है? ये दे रखा है कि जैसे लकड़ी जो है इसका टुकड़ा चीर देते हैं आप, तो इसको उत्क्रमित या पूर्व अवस्था कहते हैं, उसमें लाया जा सकता है? तो नहीं लाया जा सकता, तो इसमें नहीं हो जाएगा। इसी को भी उत्क्रमित भी लिखते हैं, तो नहीं हो जाएगा। आइसक्रीम अगर पिघल जाती है, वापस से उसको जमा सकते हैं, तो इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है? ये हाँ लाया जा सकता है। हाँ नहीं लिखना है, चलिए हाँ लिख देते हैं, तो ये हाँ हो जाएगा। नमक का जल में घुलना, तो नमक अगर जल में घुल जाए वापस से भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। दूध का दही में बदलना, बदल गया फिर वापस से नहीं बदल सकते, नहीं हो जाएगा। बर्फ का जल में बदलना, हाँ हो जाएगा। यहाँ टिक लगा देते हैं ना, बर्फ का जल में बदलना हाँ। फूल का खिलना, ये वापस से नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। कली से फूल का बनना, इसमें आप भी वापस से नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। पेड़ से पत्ती का गिरना, गिरने के बाद फिर थोड़ी नहीं पेड़ में लगा देंगे, तो ये भी नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, इसको आप वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मोमबत्ती जब पिघल जाती है उसके बाद नीचे उसका भाग बच जाता है ना, तो फिर वापस से उसको जला सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं है। अगला चैप्टर स्टार्ट होता है पेड़ पौधों की दुनिया। यहाँ पर क्या शाख होता है, क्या झाड़ी होता है, क्या वृक्ष होता है, थोड़ा बहुत अंतर ये बताया गया है कि जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है, सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं, उनको कहते हैं शाख। जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती हैं, जिनका तना सख्त होता है, पतला होता है, काष्ठी होता है, उनको कहते हैं झाड़ी। और जिन पौधों का तना सख्त, भूरा, छाल वाला, मोटा होता है, इनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उनको कहते हैं वृक्ष। तो ये तीनों अंतर ध्यान रखिएगा, शाख, झाड़ी और वृक्ष में। बाकी तने पर पत्तियों की जमावट को लेकर लिखा हुआ है कि किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, ऐसे पत्ती को एकल पत्ती कहते हैं। और जोड़ी में अगर निकलती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में निकलती हैं, तो इसको जोड़ीदार जमावट कहते हैं। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे में निकलती हैं, तो गुच्छेदार जमावट कहते हैं। नाम से क्लियर है, ऐसा कुछ दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। उसके बाद बात की गई है मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों को लेकर के। मूसलाधार जड़ जड़ एक चीज नोटिस करेंगे तो जो रेशेदार जड़ होती है उसमें एक ही आधार से ही सारे इसमें रेशे निकले हुए हैं, परंतु मूसला जड़ों में एक मेन बेस होता है, उन बेस से आपका ये जड़ें निकली रहती हैं। इस चीज को समझिएगा। बाकी इसको डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको कि जो मुख्यतः दो प्रकार की जड़ें होती हैं, जिस जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है, इनमें से कई सहायक जड़ें निकली होती हैं, इसको कहते हैं मूसला जड़। और जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, बल्कि सभी जड़ एक ही स्थान से निकलती हैं, इस जड़ को झकड़ा जड़ भी कहते हैं, रेशेदार जड़ भी कहते हैं, और इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। बस इतना ध्यान रखिएगा, तो गलत नहीं करेंगे। और यहाँ पर मूसला जड़ और रेशेदार जड़ को लेकर के बताया गया है कि आप एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हैं। जड़ और तनों के कार्य को लेकर के आपको पता होना चाहिए कि जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधे को खड़े रहने में हेल्प करती है। मिट्टी में जो भी उपस्थित जल और खनिज लवण होते हैं, उसको अवशोषित करने का काम भी तो जड़ करती है।
मिट्टी को बांधती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है, भोजन का संग्रहण भी जड़ों में ही होता है। तने की बात करते हैं तो तना पौधों को आकृति देता है, खनिज लवण और भोजन के संवहन का काम करता है, यानी कि पहुंचाने का काम करता है। कुछ पौधों के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रहण भी करते हैं, वो भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। बाकी क्रियाकलाप के जरिए समझाने की बात की गई है कि अगर ऐसे लाल रंग के एक लिक्विड में आप इस तरीके से जड़ को डाल देते हैं, जड़ का एक तना काट करके डाल देते हैं, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो ये जो तना होता है, इसके अंदर जब इसको काटेंगे ना तो इसके अंदर रेड कलर का आपको दिखाई देगा। तो ये ऊपर की ओर चढ़ता है ना पानी, उसी से ही इस 1/3 जल से भरे हुए ग्लास में साग का कटे हुए तने से समझाया गया है। फिर बात की गई है पत्तियों की। पत्तियों के अंतर्गत आप देखते हैं ना कि रेखाएं खिंची होती हैं, तो इन रेखित संरचनाओं को कहते हैं सिरा। और साथ ही साथ जो ये सिरा होती है इसको मध्य सिरा भी कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को कहते हैं सिरा विन्यास, और ये डिजाइन मध्य सिरा के दोनों जाल तरफ फैला होता है। ये सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास कहलाता है। कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं जिनमें ये सिराएं एक दूसरे के समानांतर होता है, और ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास भी कहते हैं। नीचे देखिए चित्र भी दर्शाया गया है, जालिका रूपी सिरा विन्यास, समानांतर सिरा विन्यास। ये जो समानांतर है जराकुश में आप देखते हैं होता है, और भी बहुत सी पत्तियों में होता है। तो ये आपका सिरा विन्यास हो जाएगा, जालिका सिरा विन्यास हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और प्रयोग के जरिए दिखाया गया है कि एक पेड़ की कुछ डाल है उसको आप क्या करते हैं, पन्नी से बांध देते हैं, और एक पन्नी को आप ऐसे ही डायरेक्ट धूप में रख के छोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो पत्तियां होती हैं इसके जिसके ऊपर आपने पॉलीथीन बांध के रखी, इसमें जलवाष्प की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं इसी पन्नी पॉलीथीन में। अब ये कहाँ से आती हैं पॉलीथीन में जलवाष्प की बूंदें? तो ये दर्शाता है, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये जो बूंदें होती हैं ना वो पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो होते हैं बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में भी छोड़ते हैं। गतिविधि के बाद पॉलीथीन को आप हटा दें, वो भी लिखा हुआ है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन जो है यहाँ से होता है। फिर बीज को लेकर के बात की गई है कि हल्के जो हटे बीज होते हैं उनको अंगुलियों से हल्का दबाएं। मक्का के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, इसलिए इसे एक बीज पत्री पौधा कहते हैं। सेम का जो बीज होता है इसमें 2 भाग होते हैं, ये दोनों गूदेदार भाग इसके बीज पत्र होते हैं, तो इसको हम बीज बीज पत्री कहते हैं। तो यहाँ मक्का याद रखिए, वहां सेम याद रखिए। बाकी यहाँ पर तालिका दी गई है, ऐसा कुछ खास नहीं है। लास्ट में सबसे शब्द के अंग्रेजी रूपांतरण दिए गए और क्या सीखा। पेड़ पौधों को 3 भागों में बांटा जाता है, साग, झाड़ी और वृक्ष। जड़ 2 प्रकार की, मूसला, झकड़ा। अलग अलग पौधों पर पत्तियों की जमावट अलग अलग होती है। पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन तना के द्वारा होता है। इस लाइन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में तना, पत्तियां इस तरीके से देते हैं। पत्तियों में जालिका रूपी या समानांतर सिरा विन्यास होता है। बीज 2 टाइप के होते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। पहला क्या है, चित्र बनाना है। मूसला जड़ में आपको मैंने बताया था कि एक मेन जड़ होती है और उससे ही सारी जड़ें निकली रहती हैं। रेशेदार जड़ों में क्या होता है, सभी जो रेशे के रूप में जड़ें होती हैं, मेन जड़ कोई नहीं होती है। पत्ती भी आप बना सकते हैं, तो चित्र वाला है। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन। रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में आपसे क्या पूछा गया है कि जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ें होती हैं और एक आपकी झकड़ा जड़ होती है। रेशेदार जड़ भी जिसको कहते हैं। जड़ें जो होती हैं मिट्टी से जल और क्या प्राप्त करती हैं, अवशोषण करती हैं, तो खनिज लवणों का अवशोषण करती है। पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। झकड़ा जड़ का दूसरा नाम क्या है, तो रेशेदार जड़ है। जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसे रेशेदार सिरा विन्यास कहते हैं। आम क्या है, आम आपका एक वृक्ष है, तो ये वृक्ष के साथ आ जाएगा। पत्तियां जल का जो उपयोग करती हैं वो किस लिए करती हैं, भोजन में भी करती हैं, वाष्पोत्सर्जन में भी करती हैं, ऑक्सीजन में, सभी में हो जाएगा। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अभी हमने ऊपर एक पन्नी बांध कर दिखाया भी था एग्जाम्पल। चलिए अगला चैप्टर आ गया, फूलों से जान पहचान। यहाँ पर फूलों के बारे में बताया गया है कि फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर साफ साफ नहीं दिख रहे हैं, तो अपने फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उसको ध्यान से तोड़कर आप हटा करके देख सकते हैं। बाकी ये भाग जो दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पुंकेसर
पंखुड़ी आपका जिसको दल भी कहते हैं, स्त्री केसर आपका, और अंकुड़ी जिसको बाह्य दल कहते हैं, और पुष्पासन जिस पर वो आस कह सकते हैं पूरा फूल निकलता है। ये सभी जो होते हैं वो फूल के भीतरी भाग होते हैं। इस चीज को यहाँ क्लियर तरीके से लिखा गया है। बाकी फूल के जो डंठल होते हैं, जिस सिरे पर फूल के सभी भाग जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं पुष्पासन, यानी कि पुष्प का फूल का आसन। बाकी यहाँ पर परागकण की बात की गई है कि फूल से एक पुंकेसर तोड़ लीजिए, इससे एक कांच की पट्टी पर झाड़िए, आपको कुछ झड़ते हुए दिखाई देंगे। वही यहाँ पर परागकण को दिखाया गया है, कुंतुतु और परागकण पुंकेसर में। बाकी ये कण पुंकेसर के किस भाग से झड़ रहे होते हैं उसका नाम लिखिए। बाकी चित्र के जरिए स्त्री केसर को भी दर्शाया गया है, पुष्पासन और स्त्री केसर, जिसमें ये चीज समझना आपको ज्यादा जरूरी है कि स्त्री केसर में आपके वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है, और पुष्पासन। कौन कौन से भाग होते हैं स्त्री केसर में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और जो पुंकेसर था वहां पर आपको परागकण और पुंतुतु देखने को मिलता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये वाला मेल हो जाता है, और जो आपका स्त्री केसर वाला है ये पौधे का फीमेल भाग हो जाता है। बाकी इनका आकार अलग अलग होता है, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि अलग अलग फूलों में विभिन्न प्रकार के स्त्री केसर होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पतला सा है, और ये आपका अलग तरीके से है, ये आपका अलग तरीके से, ये आपका अलग तरीके से है। ये डिपेंड करता है अलग अलग फूलों पर। जैसे कि अगर आप देखते हैं लौकी का फूल होता है उसमें अलग होता है, कद्दू का जो फूल होता है उसमें अलग होता है, इसके अलावा गुड़हल का फूल होता है उसमें अलग होता है, तो सब में अलग अलग होता है। आगे बात करते हैं अपने फूल के स्त्रीकेसर के विभिन्न भाग यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसको काट करके इसके आंतरिक भाग को भी दिखाया गया है कि जब इसको काटते हैं तो इसके अंदर बीजांड आपको देखने को मिलते हैं, और इस तरीके से ये जो भाग देख रहे हैं इसको प्रकोष्ठ कहते हैं। अंडाशय का आड़ी काट और भीतरी भाग दर्शाया गया। आड़ी काट मतलब लंबा लंबा जब काटते हैं, और इस प्रकार से भीतरी भाग दर्शाया गया है, लंब काट और भीतरी भाग। बाकी ये भी पॉइंट क्लियर किया गया है कि प्रत्येक फूल के अंग घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होते हैं। अंकुड़ी के घेरे के बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज जो है वो कहते हैं। अंकुड़ी के घेरे के बाह्य दलपुंज पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज कहते हैं, और पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग कहते हैं, और स्त्री केसर समूह चक्र को जायांग कहते हैं। इस लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पुंकेसर का समूह चक्र होता है उसको कहते हैं पुमंग, और स्त्री केसर के समूह चक्र को जायांग। पुंकेसर फूल का नर भाग होता है, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी, और स्त्री केसर फूल का मादा भाग होता है। बाकी यहाँ पर अलग अलग हिस्सों की बात भी की गई है। जैसे पूर्ण फूल, यह वह फूल है जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर चारों अंग होते हैं। अपूर्ण फूल क्या होता है, जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से कोई एक ऐसा होता है जो नहीं होता है। एक लिंगी फूल क्या होते हैं, ऐसे अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से केवल एक ही अंग होता है। ये फूल दो टाइप के होते हैं, नर फूल होता है या मादा फूल होता है। एक लिंगी फूल में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। नर फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं। मादा फूल जिसमें केवल स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर नहीं होते हैं। द्विलिंगी फूल क्या होता है, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे खीरा, इसमें अलग अलग फूल नहीं होते हैं, उसमें एक ही में रहते हैं। आलिंगी फूल क्या होता है, जिन फूलों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही नहीं होते हैं, वो आलिंगी फूल कहलाते हैं। अब जैसे एक चीज मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। नर फूल में जैसे एक एग्जाम्पल लौकी के पेड़ का ले लीजिए, तो लौकी का जो पेड़ होता है उसमें नर फूल अलग होते हैं, और जो मादा फूल होते हैं वो अलग होते हैं। तो जो मादा फूल होते हैं यही फल में कन्वर्ट होते हैं। नर फूल से जो परागकण होते हैं वो कीटों के माध्यम से, मधुमक्खियों के माध्यम से, इनके माध्यम से इस मादा फूल के जो है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं परागकण, जिससे ये मादा फूल जो है फल में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए ये अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार मैंने बताया कि कुछ में एक ही में होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो ये मधुमक्खी वाला काम है वो हवा वगैरह से हो जाता है। जैसे फूल हिलते हैं ना, तो वो पुंकेसर और स्त्रीकेसर आपस में मिलने का काम वो वगैरह से भी कंप्लीट हो जाता है। बाकी यहाँ पर आगे तालिका में ये भी बताया गया है कि सूरजमुखी या गेंदे जैसे फूल लेकर के आते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर
इसके इंग्लिश के टर्म्स दिए गए हैं, जिसको भी इंग्लिश में देखना वो देख सकता है। अब बात करते हैं क्या क्या सीखा। तो फूल पौधों के जनन अंग होते हैं। फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग है, स्त्रीकेसर मादा जनन अंग है। जिन फलों में अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर चारों पाए जाते हैं उसको कहते हैं पूर्ण फूल। जिनमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित रहते हैं वो कहलाते हैं द्विलिंगी फूल। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा मजा आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन, फूल का नर भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। दूसरा, फल फूल का, ये फूल लिखा है, फूल का नर भाग पुंकेसर, फूल का मादा भाग क्या कहलाएगा? स्त्री केसर कहलाएगा। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एक लिंगी। तो इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विलिंगी, इसलिए द्विलिंगी हो जाएगा। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? तो ये आपके 4 भाग होते हैं, जो कि ऊपर अभी बताए हुए थे। बाकी यहाँ पर सही गलत है। जैसे सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण फूल होते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पहला तो गलत है। सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं, बिल्कुल सही है। फूलों की अंकुड़ियां आपस में जुड़ी हों तो पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होती हैं, ये भी आपका सही है। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। नवा चैप्टर बढ़ते हैं, जंतुओं में गति। जैसे कोई भी जंतु है, गाय है तो वो चलने फिरने के लिए पैर का यूज कर रही है, इसी प्रकार चलती है, लिखा है ना गमन के प्रकार चलती है। घोड़ा जो है पैर है तो उससे क्या करता है? दौड़ता है। इसी प्रकार संपूर्ण शरीर सांप यूज करता है तो रेंगता है। ये तो बेसिक सा है। बाकी मानव शरीर में जो गतियां हैं उसको लेकर के बताया गया है कि अलग अलग शरीर का भाग क्या क्या कार्य करता है। हाथ की उंगलियां, कलाई, कोहनी, ये सब तो आप जानते हैं। अब बात करते हैं संधि अथवा जोड़। शरीर के अंग जहां पर मुड़ते हैं उन हिस्सों को संधि या जोड़ कहते हैं। यदि शरीर में ये संधियां ना हो तो गति संभव नहीं है। अपनी अंगुलियां हैं उनके द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्से, हाथ पैर, अंगुलियों को दबाइए, इस तरीके से दिया हुआ है। बस आपको ये पता होना चाहिए संधि या जोड़ क्या होते हैं। शरीर के अंग जहां पर मुड़ते हैं। विभिन्न गतिविधियां और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर की बनावट के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की संधियां होती हैं, और ये डिपेंड करती हैं अस्थियों के संधि स्थल पर, अस्थि की बनावट पर, इन सभी पर डिपेंड करती हैं। बाकी इस प्रकार हमारे शरीर में अस्थियों का जो बना ढांचा पाया जाता है इसको कहते हैं कंकाल या कंकाल तंत्र। फिर यहाँ पर जो संधि अथवा जोड़ हैं उनके टाइप्स के अंतर्गत उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कंधे की जो संधि होती है उसको कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि, बॉल और सॉकेट जॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कंदुक खल्लिका संधि। आगे कंकाल तंत्र का पूरा चित्र दिया गया है जिसमें आपके सभी भाग दिए गए हैं, पसली, उंगली, वो आप अलग से देख सकते हैं। मानव कंकाल तंत्र का चार्ट। यहाँ पर फ्यूज बल्ब और नारियल खोल से कंदुक खलिका संधि का प्रदर्शन भी किया गया है। रबड़ की गेंद में कागज के बेलन को घुसा करके किसी कटोरे में घुमाकर कंदुक खलिका संधि का प्रदर्शन किया गया है। बाकी हाथ की हड्डी और कंधे की हड्डी के बीच कंदुक खलिका संधि होती है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसको भी चित्र के जरिए बताया गया है। अगले की बात करते हैं कोहनी की संधि और घुटने की संधि। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कब्जा संधि या हिंट जॉइंट कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, कोहने की संधि और घुटने की संधि को कब्जा संधि कहते हैं। बाकी ये भी कहा गया है कि कंधे और कोहनी की जो संधि होती है उसमें अंतर भी होता है। कोहनी से आगे बाह की आप सिर्फ ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे में लगे कब्जे के कारण दरवाजा एक ही ओर खुलता है, इसके कब्जा संधि या हिंट हिंज जॉइंट कहते हैं। ऐसे ही संधि घुटने में भी होती है। इस तरह की संधि शरीर के एक किसी हिस्से में होती है, यानी और किस हिस्से में होती है वो यहाँ पर विचारने को बात की गई है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरफ ही ये मुड़ती है, जैसे घुटने की अस्थि संधि हो गई या फिर घुटने की कोहनी की अस्थि संधि हो गई, ये एक साइड ही मूवमेंट करती है। उसके बाद बात की गई है धुराग्र संधि, पोई बोटल ज्वाइंट, पाई बोटल ज्वाइंट। इसमें क्या होता है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। इसके द्वारा सिर को किसी भी जो झुकाव है उस पर आप घुमा सकते हैं, और सिर को आगे पीछे या दाएं और बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने के लिए यहाँ पर कहा भी गया है
पर पूछा आपसे यही जाएगा कि कौन सी संधि कहाँ पाई जाती है, बस इतना पता होना चाहिए। अगली आपकी है अचल संधि, जो कि आपकी कहलाती है इमूवेबल ज्वाइंट। हमारी खोपड़ी कई अस्थियों के जुड़ने से बनी होती है, तो खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहे, इसलिए खोपड़ी जो होती है वो अंदर से खोखली होती है। ये अस्थियां जो होती हैं इन संधियों पर हिल नहीं सकती हैं, ऐसी संधि को कहते हैं अचल संधि। क्लियर है? चलिए अगला है कंकाल तंत्र और शरीर का ढांचा, वो इसके बारे में बताया गया है। पैर की हड्डियों का एक्सरे वगैरह आप करके देख सकते हैं। एक्सरे को लेकर के ये भी बताया गया है कि कोई चोट वगैरह लगती है तो उसमें आप एक्सरे कराते हैं। बाकी हाथ की अस्थियों के भी लेकर के यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो पॉइंट याद करने वाला है वो ये है कि आप देख चुके हैं कि अस्थियों को हिलाने डुलाने के लिए उनके साथ पेशियां जुड़ी रहती हैं, तो ये पेशियां अस्थियों से एक विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी होती हैं और इन रेशों को कहते हैं कंडरा, इंग्लिश में कहते हैं टेंडन। इसी प्रकार दो अस्थियां आपस में विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी होती हैं और इस इन रेशों को कहते हैं स्नायु। तो दोनों को याद रखना है, क्या होता है स्नायु और क्या होता है आपका टेंडन या कंडरा। बाकी घुटने की अस्थि, इसमें मांसपेशी अस्थि के साथ और पादांगुली की हड्डियां स्नायु से जुड़ी रहती हैं, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है कंडरा, जिसमें विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती हैं या अस्थियां, पेशियां अस्थियों से एक प्रकार की रेशों से जुड़ी रहती हैं, इनको रेशों को कहते हैं कंडरा। और दो अस्थियां आपस में विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती हैं, इनको कहते हैं स्नायु या लिगामेंट। फिर बात करते हैं पसली पिंजर की। पसली पिंजर क्या होता है? पसली पिंजर की बात की गई है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुदंड होती है, उसको लेकर के। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिल करके जो बना होता है, इन छोटी छोटी अस्थियों को कहते हैं कशेरुक। और ये मेरुदंड एक ही अस्थि का बना होता है, तो क्या आपके मित्र झुक पाते हैं? नहीं झुक पाते हैं। तो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बना होता है, इसी कारण आप मूवमेंट जो है वो कर पाते हैं। सेम प्रकार से कंधे की अस्थियों को भी बताया गया है, इसी प्रकार से पसलियों की अस्थियों को के लेकर भी यहाँ पर बताया गया है। इसे बेसिकली क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पसली पिंजर, जो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। कमर की अस्थियों को लेकर के भी बताया गया है कि इसकी अस्थियां जो होती हैं उसको श्रेणी अवस्थियां कहते हैं, श्रेणी अस्थियां कहते हैं। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो अमाशय के नीचे पाया जाता है, विभिन्न अंगों की रक्षा करता है, इनको स्थिर बनाए रखता है। औरतों या माताओं में थोड़ा बड़ा और ज्यादा कटोरा नुमा होता है। माता के गर्भ में पल रहे शिशु को ये स्थिर रखने में हेल्प करता है। कमर की अस्थियों को श्रेणी अस्थियां। उसके बाद उपास्थि की बात की गई है कि आप अपने कान को छूकर नाक को हिलाकर देखिए, कान का ऊपरी और निचला हिस्सा आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो जो अस्थियां कठोर नहीं होती हैं बल्कि लचीली होती हैं, उन्हें कहते हैं उपास्थि। ये चैप्टर में देख रहे हैं काफी चीजें हैं, सब याद करने वाली हैं। अभी तक तो हल्की हल्की चीजें थी कथा कहानी टाइप, पर इसमें ऐसा नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे चैप्टर में जो सबसे खास चीज है वही आपको केवल बताएं, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप चीजें पढ़ सकें। सोचिए पूरी क्लास 6 की बुक को हमने 9वें 10वें चैप्टर पर पहुंच गए, लगभग अभी 1 घंटा होना बाकी है और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छोड़ी भी नहीं है। लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। ये जो आपको कान है यहाँ पर नीचे देखेंगे तो चित्र के जरिए दर्शाया भी गया है। बाकी एक चीज ये भी यहाँ पर बताया गया है कि जो कोहनी, पैर या घुटने की अस्थियां होती हैं उनसे मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। जब आप हाथ को फैला करके मोड़ते हैं या जो पैर की उंगलियां होती हैं उनके सारे खड़े होते हैं, तो बाह या घुटने के पीछे की जो मांसपेशी होती है वो संकुचित होकर के फूल जाती है और सामान्य अवस्था में फिर से वो स्थिति में आ जाती है। तो ये जो स्थिति आप देखते हैं ना कि अस्थियों का संधियों पर झुकाव या शिथिलन, ये हेल्प करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में, गति करने में। वही चीज यहाँ पर चित्र के जरिए भी दिखाया गया है कि हाथ को सीधा रखते और मोड़ते हैं, जिसमें अस्थि के साथ मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। बाकी यहाँ पर जंतुओं में गति को भी दर्शाया गया है कि मछली जल में तैरती है, इसी प्रकार खेतों या केंचुओं में देखा होगा तो वो जल में भी चलते हैं, पानी में भी चलते हैं। उनमें अस्थियां नहीं होती हैं, उनके शरीर में पेशियां होती हैं। केंचुआ का जो शरीर होता है उसमें अस्थियां नहीं होती, उसके शरीर में पेशियां होती हैं और इसी का संकुचन और शीतलन से ही उसका शरीर घटता बढ़ता रहता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी ऊपर वाले एग्जाम्पल से। बाकी केंचुआ अपना जो पिछला हिस्सा होता है पश्च भाग, इसको भूमि में जकड़े रहता है। अगला जो हिस्सा होता है उसको चलने की दिशा में फैलाता है, जिसके बाद वो अगले हिस्से से भूमि को पकड़ता है और पिछले हिस्से से जमीन
की जो पकड़ होता है उसको छोड़ देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है और पिछले हिस्से को आगे की ओर खींचता है, इससे वो चलने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसी प्रक्रिया को केंचुआ बार बार दोहराता है, उसके चलने की दिशा में वो आगे बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से वो चलता है। बाकी आपको ये भी सोचना होगा केंचुआ शरीर के हिस्से से जमीन को कैसे पकड़ा रहता है, कैसे टिकाता है। तो ये केंचुए के शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसी आकृति होती है, और इस बाल जैसी जो आकृति होती है, इस आकृतियों को कहते हैं सूक। जो सूक होते हैं यही पेशियों से जुड़े होते हैं, और यही मिट्टी में पकड़ बनाने के लिए केंचुए को हेल्प करता है। क्लियर हो गया होगा, सूक ही चलने में हेल्प करता है। और केंचुआ जो सबसे मेन काम करता है वो करता है मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। ये किसान की हेल्प करता है कि मिट्टी जब भुरभुरी होती है तो उसमें नाइट्रोजन वगैरह मिट्टी में पहुंच पाती है, ऑक्सीजन वगैरह मिल पाती है, पर्याप्त वायु और ऑक्सीजन मिल पाती है मिट्टी। उसके बाद बात की गई है घोंगा की। घोंगा की गति की बात की गई है कि घोंगा चलता हुआ जो घोंगा होता है उसमें घोंगा का जो शरीर होता है वो कठोर चीज से ढका होता है, इसी को कहते हैं कवच। और ये घोंगे को बाह्य कंकाल के रूप में इसका जाना जाता है। ये कवच जो होता है वो अस्थियों से भिन्न होता है, अस्थि नहीं होती है, इसमें कोई संधि भी नहीं होती है। और जब ये चलता है तो नीचे जमीन पर फैली हुई मांसल संरचना होती है जिसे पाद कहते हैं। पाद मांसल होता है और दृढ़ पेशियों का बना होता है। इसमें लहरदार गति के साथ चलने की दिशा में घोंगा आगे बढ़ता है, और जो मांसल पाद है उनको छूने से पाद सिकुड़ जाता है और घोंगा इसे कवच के अंदर जो है वो घुसा लेता है। जो इसके ऊपर एक कवच होता है ना, आपने देखा भी होगा, इसी में घुस जाता है। तो वही चलने का तरीका बताया गया। मैं इसलिए एक एक की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे केंद्रीय विद्यालय का पेपर हुआ था ना, तो उनमें इन्हीं इसी प्रकार से जो इनकी विशेषताएं हैं उनसे क्वेश्चन खूब बने थे। फिर बात करते हैं तिलचट्टा की। तिलचट्टा के अंतर्गत आप देखते हैं कि जमीन पर चलते हैं, दीवार पर चढ़ते हैं, हवा में भी उड़ते हैं। इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं। याद रखने वाली चीज ये है जो कि चलने में इनको हेल्प करते हैं। शरीर इनका कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है, और बाह्य कंकाल कई खंडों में भी बटा रहता है। ये आप देख भी सकते हैं। तिलचट्टा का अधोभाग और इसका ये पृष्ठ भाग। अधो मतलब निचला हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा। फिर बात की गई है पक्षियों की। पक्षियों में अगर आप देखेंगे तो पक्षी हवा में उड़ते हैं, जमीन पर चलते हैं। कबूतर, कौवा, गोरैया, ये सभी एग्जाम्पल दिए गए। याद रखने वाला पॉइंट यह है इनकी अस्थियां खोखली होती हैं परंतु मजबूत होती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थियां इनकी खोखली होती हैं। अस्थियों के खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रकोष्ठ जो है वो कहते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है, और हवा भरी होने के कारण इनका शरीर हल्का होता है, और इसी कारण से इनको उड़ने में भी हेल्प करता है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। बाकी ऐसा इसमें कुछ खास। तो पंखों की बात और की गई है कि जो अग्रपाद होते हैं, अगले जो पैर होते हैं, वो इसके अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षियों की पंख होते हैं। पक्षियों में 2 पैर तो पीछे वाले होते हैं जिस पर वो चलता है, खड़ा रहता है। अगले जो 2 पैर होते हैं जो कि इसके पंखों का काम करते हैं, वही पंख को लेकर के बात की गई है कि कंडरा डैना की जो यानी पंख की अस्थि जो होता है उससे जुड़ा रहता है। ये उसी को फैलाते हैं और उड़ने में हेल्प करता है, सीधे याद रखिए। मछली की बात करते हैं, तो मछलियों में आप जानते हैं कि जो अग्र भाग होता है और पश्च भाग होता है, इसकी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। मछली का अगला और जो पिछला हिस्सा होता है वो नाव से मिलता जुलता है। मछली के शरीर की आकृति उसको हेल्प करती है तैरने में, और इनका जो शरीर होता है इनकी आकृति कहलाती है धारा रेखीय है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी कारण से इधर उधर जल में इधर उधर वो बाहर निकल जाते हैं, और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। बाकी मछलियों के शरीर पर आप देखते हैं पक्ष लगे रहते हैं, वो पंख टाइप के, वो भी यहाँ पर बताया गया है। फिर बात की गई है सर्प की। सर्प की अगर बात करते हैं तो सर्प का जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वो बहुत लंबा होता है, बहुत लचीला होता है। और वलय की अगर बात करें तो अनगिनत वलय होते हैं। ये वलय जो होते हैं वो मांसपेशियां की मदद से लहरदार गति उत्पन्न करते हैं, और लहरदार गति में शरीर के कुछ हिस्सों के वलय का एक छोर संकुचित होता है, दूसरा छोर फैलकर आगे बढ़ता है, पुनः फैला हुआ वलय का हिस्सा संकुचित होता है। इस तरीके से ये हेल्प करता है वलय आगे की ओर
धक्का देता है। तो अगर पूछ लिया जाए कभी कि सर्प चलने में हेल्प क्या करता है तो वलय। बाकी चैप्टर में ये भी लिखा है विभिन्न जंतु गति प्रदान अस्थियों और पेशियों के बारे में मिल चुकी है, ठीक है। बाकी इंग्लिश के नाम लिखे हुए हैं, कोई भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। क्या क्या हमने सीखा ये जरूर पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आखिरी होगा क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, जो चैप्टर 9 तक है उसको भाग 1 में रखा हुआ है। तो हम यही कर रहे हैं कि भाग 1 जो है उसको अलग पढ़ेंगे और भाग 2 को अलग से पढ़ेंगे। और यहाँ पर चैप्टर भी देखेंगे तो 18 तक ही है मेन, बाद में तो परिशिष्ट दे रखा है। तो अगर 18 का आधा करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, इसलिए 9 चैप्टर तक हम देख चुके हैं अब तक। 9 चैप्टर में जंतुओं में गति हम इस समय देख रहे हैं। बाकी जो अगला वीडियो आगे लेके आएंगे वो सजीव निर्जीव से आपको पढ़ाएंगे और फिर बाकी सारी चीज़ें खत्म कर देंगे उस पूरी बुक। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके अब देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। अस्थि और उपास्थि मानव कंकाल बनाता है, शरीर का पिंजर बनाता है, इसे एक आकृति देता है, चलने में हेल्प करता है, अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की स्थिति, कंधे और सेड़ी, मेखला तथा हाथ और पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं और डिपेंड करता है वो उसी किसकी बात हो रही है उस पर। पक्षियों की दृढ़ पेशियां और हल्की अस्थियों से मिलकर उन्हें उड़ने में हेल्प करती हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां और उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर और पैर कठोर आवरण से ढका हुआ बाह्य कंकाल बनाता है, जो कि वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो तिलचट्टे को चलने और उड़ने में हेल्प करता है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, क्वेश्चन इन्हीं से ही बनता है। ये जितने भी पॉइंट हैं रट लीजिएगा। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से शिथिलन और संकुचन से होती है, ध्यान रखिएगा। और शरीर की अधः सतह पर सूख जो होता है, वो जो नीचे की ओर होता है ना सूख, उसी से केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में हेल्प मिलती है। और घोंगा जो होता है वो पेशीय पाद की सहायता से चलता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये आखिरी के 4 पॉइंट हैं जो आपको हर हाल में रटे होने चाहिए। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। तो शरीर का वह अंग जहां से मुड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं, सही है। जोड़ भी कहते हैं, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है शरीर की अस्थियों का ढांचा। अगला कह रहा है ऊपरी जबड़े और खोपड़ी यानी कपाल की संधि जो है आपकी क्या है, तो ये अचल संधि है, ये अचल संधि हो जाएगा। अगला है बताया था ना मैंने कि जो खोपड़ी होती है उसमें कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जो हिलती डुलती नहीं, मूवमेंट नहीं करती, अंदर वो सुरक्षित रखने का काम करती है। इनमें से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती हैं, खोखली होती हैं परंतु मजबूत होती हैं पक्षियों की, पक्षियों में खोखली होती हैं अस्थियां। इनमें से कौन सा जो जीव है जो कि मिट्टी खाता है, तो कौन मिट्टी खाता है, केचुआ मिट्टी खाता है, भुरभुरी कर देता है ना मिट्टी को। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि अस्थियों की संधियां शरीर की क्या है, तो ये गति में सहायता करती हैं, पहले नंबर पे गति हो जाएगा, इस पे 1 नंबर लिख देते हैं। अस्थियां और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या भाग बनाती हैं, तो ये मिलकर के कंकाल तंत्र बनाती हैं। कोहनी की अस्थियां डैश के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब यहाँ पर ऊपर आया था ना कब्जा संधि और सारे, तो कब्जा संधि होती हैं। और चौथा बचा मांसपेशियां, यही हो जाएगा, गति करते समय मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। बाकी सत्य असत्य लिखा हुआ है कि जैसे सभी जंतुओं की गति और चलन बिल्कुल एक समान होती नहीं होती है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अंगुलियों को अस्थियों में संधि, जो अंगुलियां होती हैं उनकी अस्थियों में संधि नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ये गलत है। मतलब लिखा है अस्थियां नहीं होती, मतलब अस्थियां जो होती है उसमें तो होती है संधि, तभी तो मुड़ती ही हैं, तो ये गलत लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, सही है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखें, आगे क्या दे रखा है कि मिलान करना है। ऊपरी जो जबड़ा होता है ये सब तो कर लेंगे, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देते हैं, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं। चलिए वीडियो हमारा पूरा समाप्त हुआ। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और
ये जो SCRT आपके लिए करा रहे हैं ये कितना हेल्पफुल आपके लिए हो रही है वो भी अवश्य बताइएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए धारा रेखीय शरीर होता है घोड़े का, भालू का, मछली का, मेढक का? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।